हाँ जी, बैचलर कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपकी दोस्त और यूपीएससी मेंटोर और ये है आपका डेली डीप डाइव। द इंडियन एक्सप्रेस के सोर्सेज हैं आज हमारे पास। और यार आज का डिस्कशन एकदम पावर पैक्ड होने वाला है, तो हेडफोन्स लगा लो और लेट्स गो। बिल्कुल। और आज के मुद्दे इतने डाइवर्स हैं कि सुनने वालों को लगेगा कि हम अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, लेकिन एंड में सब जुड़ जाएगा। सही कहा। मतलब आज हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर्स सब कवर करेंगे। और मिशन यही है कि समझें ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड है। हाँ, क्योंकि आमतौर पे लोगों को लगता है कि कूटनीति अलग चीज है और सड़क के गड्ढे अलग। एग्जैक्टली देखो एक बहुत ही अजीब सा फैक्ट बताती हूँ। सोचो, रसोई में रखा एक आम सा गैस सिलेंडर और ओडिशा के एक अस्पताल की आईसीयू में लगी आग। देखने में क्या कनेक्शन है इनमें? प्रैक्टिकली तो कोई कनेक्शन नहीं लगता। राइट। लेकिन इन दोनों के बीच में लगभग 7,000 किलोमीटर दूर चल रहा एक इंटरनेशनल युद्ध एक कड़ी का काम कर रहा है। ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट करता है। और यही हमारी चर्चा का कोर है आज, कि कैसे एक छोटे से प्रशासनिक फैसले का असर जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स वेब को सुलझाने की शुरुआत ना हम अपने आसपास के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से करते हैं। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट वालों ध्यान देना, दिल्ली की फ्लड्स का इशू उठाते हैं। ओ हाँ, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम, ये तो हर साल का नाटक बन चुका है। वही तो, हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली का जो ड्रेनेज मास्टर प्लान आज चल रहा है ना, वो 1976 में डिजाइन हुआ था। 1976 मतलब करीब 50 साल पुराना। हाँ यार, और उस वक्त दिल्ली की आबादी करीब 60 लाख थी और इस सिस्टम को सिर्फ 50 मिलीमीटर बारिश के हिसाब से बनाया गया था। तो आज तो आबादी 4 गुना से ज्यादा हो चुकी है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का पैटर्न ही बदल गया है। बिल्कुल। ये तो वही बात हुई ना कि कोई इंसान अपने बचपन के छोटे कपड़े अपनी जवानी में पहनने की कोशिश करे, धागे तो फटेंगे ही ना। हाँ हाँ, बहुत सॉलिड एनालॉजी है। और वही दिल्ली की सड़कों पर हर साल होता है जब मॉनसून आता है। तो अब इसको फिक्स करने के लिए क्या हो रहा है? मैंने सुना है कोई नया प्रोग्राम आया है। हाँ, एक बड़ा कदम उठाया गया है। नया अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम लाया गया है। इसका बजट नोट कर लो, 21,068 करोड़ रुपए। बाप रे, 21,000 करोड़। सही में। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प हिस्सा पैसा नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग है। इस प्लान में यमुना नदी के किनारे 2,500 एकड़ जमीन पर 3 नए ऑफ चैनल रिजर्वोयर्स बनाए जाएंगे। अच्छा, ये कहाँ बनेंगे? प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बनेंगे पल्ला, मयूर विहार और ओखला में। साथ ही वजीराबाद बैराज का भी नवीनीकरण होगा। तो बैच, अब समझो ये ऑफ चैनल रिजर्वॉयर्स मैकेनिकली काम कैसे करते हैं? ये कोई आम तालाब नहीं है, राइट? नहीं नहीं, बिल्कुल आम नहीं है। जब नदी में पानी का बहाव अचानक बढ़ता है तो ये रिजर्वोयर्स एक प्रेशर रिलीज वाल्व की तरह काम करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा पानी वहां डाइवर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। नदी का अतिरिक्त पानी इन टेम्पररी बेसिन्स में चला जाता है, जिससे फ्लड का खतरा कम होता है। फिर बाद में वो धीरे धीरे वापस नदी में छोड़ दिया जाता है या ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देता है। एकदम सॉलिड पॉइंट है ये। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 21,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे मानवीय ढांचे का क्या हाल है? मानवीय ढांचा मतलब? ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, उड़ीसा के कटक में एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की घटना देखो। एक ट्रॉमा केयर आईसीयू में आधी रात को शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और 10 मरीजों की जान चली जाती है। ओह, ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना थी। 10 मरीज जो पहले से ही क्रिटिकल थे। यार सोचो ना, एससीबी मेडिकल कॉलेज कोई छोटा क्लिनिक थोड़ी है। स्टेट रन फैसिलिटी है। वहां तो 24 घंटे मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। जब वहां एक आम सा इलेक्ट्रिकल फेलियर इतना बड़ा हादसा बन जाए, तो ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट का मुद्दा नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। सही बात है। हमारा पूरा फोकस बाहर से दिखने वाली चीजों पर है, नए फ्लाईओवर्स, रेजर्वॉयर्स, लेकिन जो बुनियादी सुरक्षा है अस्पतालों में, उसको पूरी तरह निग्लेक्ट कर रहे हैं हम। और ये असफलता सिर्फ आग लगने तक सीमित नहीं है। अगर तुम गुजरात का केस देखो तो वहां ये एक धीमी आफत की तरह दिखता है। गुजरात? मतलब जो हमारा इकोनॉमिक पावर हाउस माना जाता है, वहां क्या हुआ? वहां की स्टेट असेंबली में जो नया आंकड़े पेश हुए हैं ना, वो इस इकोनॉमिक फसाद की पोल खोल देते हैं। आज भी वहां 40% बच्ची कुपोषित हैं, यानी माल न्यूट्रिश्ड हैं। वेट, 40%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है यार। और जिलों के हिसाब से क्या सिचुएशन है? जिलों में तो हालत और खराब है, खासकर आदिवासी जिलों में, जैसे डांग,
दाहोद और नर्मदा। डांग्स में तो 53.1% बच्चे अंडरवेट हैं। ओएमजी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी और यूपीएससी मेंस दोनों के लिए। एक तरफ विकास का मॉडल है और दूसरी तरफ आधी आबादी के बच्चों को सही पोषण नहीं मिल रहा। तो उन हाईवेज का फायदा क्या है? यही तो, कटक की आग और गुजरात का कुपोषण दोनों एक ही बीमारी के लक्षण हैं। जब स्टेट अपने नागरिकों को बुनियादी जीवन नहीं दे पाता तो दबाव अदालतों पर आता है। हाँ, लोग थक हार कर लीगल सिस्टम के पास जाते अपने जीवन का सम्मान ढूंढने। और यहाँ से हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, सम्मान के साथ जीने और मरने का अधिकार। जीएस पेपर 2 पॉलिटी। ये बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट का जो हाल ही में आदेश आया है वो इस सम्मान की कानूनी लड़ाई का प्राइम एग्जाम्पल है। तुम हरीश राणा वाले केस की बात कर रहे हो ना, जो 12 साल से वेजिटेटिव स्टेट में थे? हाँ, एग्जैक्टली। अब वेजिटेटिव स्टेट को समझना जरूरी है। ये कोमा जैसा नहीं होता। इसमें दिमाग का वो हिस्सा जो चेतना या अवेयरनेस के लिए जिम्मेवार है वो पूरी तरह डेड हो जाता है। मतलब शरीर सिर्फ मशीनों या लाइफ सपोर्ट के सहारे जिंदा रहता है, ठीक होने का कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं। हरीश राणा के परिवार ने 12 साल इस स्थिति को झेला। ये इकोनॉमिकली और मेंटली किसी भी परिवार के लिए एक भंवर जैसा है। बाप रे, 12 साल! तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया इस पर? कोर्ट ने फाइनली उनके लाइफ सपोर्ट को हटाने की अनुमति दे दी, यानी यूथनेशिया अलाउ कर दिया। और इस फैसले में आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है उसकी परिभाषा को और ब्रॉड कर दिया। नोट कर लो गाइस, आर्टिकल 21। अरुणा शानबाग केस 2011 से जो बहस शुरू हुई थी उसको यहाँ आगे बढ़ाया गया है। कोर्ट ने कहा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है। बिल्कुल। कोर्ट का पॉइंट क्लियर था कि जब तकनीक के जोर पर किसी शरीर को जबरदस्ती जिंदा रखा जाए जिसमें कोई मानवीय चेतना नहीं बची तो वो उस इंसान की डिग्निटी के खिलाफ है। एकदम। टेक्नोलॉजी इंसान के सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? कानून पन्ने पर तो बहुत आदर्श लग रहा है कि चलो मरने में सम्मान दे दिया, पर जीते जी उस सम्मान का क्या? जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बोलती है। तुम्हारा इशारा ओना फ्लॉगिंग केस की तरफ है ना, 2016 वाला केस? हाँ यार, ये केस उस खाई को दिखाता है जहां संविधान और जमीन का कानून आपस में टकराते हैं। गुजरात के उना में एक दलित परिवार के 4 लोगों को भीड़ ने गाड़ी से बांधकर पीटा था। और उनका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि वो एक मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे जो कि उनका पुश्तैनी पेशा था। हाँ, और करीब 40 लोगों ने मिलकर उन पर भारी हिंसा की। अब 1 दशक बाद इसका फैसला आया है। गेस करो कितने लोगों को सजा हुई? फिगर्स के हिसाब से सिर्फ 5 लोगों को, और बाकी 35 लोग बरी हो गए। एग्जैक्टली, सिर्फ 5। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? इस केस में से अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या के प्रयास के चार्जेस ही हटा दिए गए। ये सच में हैरान करने वाला है। एक 40 लोगों की भीड़ हथियारों के साथ हमला करती है और कानून इसको सिर्फ सिंपल हर्ट और SC/ST एक्ट तक सीमित कर देता है। मतलब जीते जी तुम्हारी जान की कीमत कानून के सामने सिर्फ सिंपल हर्ट रह गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट 12 साल से बेहोश व्यक्ति के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ सड़क पर पिटते हुए इंसान को डिग्निटी नहीं मिल रही। ये पैराडॉक्स हमारे लीगल सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस है। और यही विरोधाभास एक और मुद्दे में भी दिख रहा है आजकल। ट्रांसजेंडर समुदाय का नए 2026 अमेंडमेंट बिल के खिलाफ विरोध। अच्छा, हाँ, 2014 के नालसा जजमेंट को ओवरटर्न करने की कोशिश हो रही है क्या? एक तरह से हाँ। 2014 के नालसा जजमेंट ने ट्रांसजेंडर लोगों को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार दिया था। मतलब इंसान अपनी जेंडर आइडेंटिटी खुद तय कर सकता है, किसी स्टेट बोर्ड की जरूरत नहीं थी। जो कि एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। फिर अब ये 2026 के नए बिल में क्या प्रॉब्लम आ गई? नया बिल इस मैकेनिज्म को खतरे में डाल रहा है। ये एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी बना रहा है जहां जेंडर आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेशन या मेडिकल प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। यार, मतलब संविधान ने जो सम्मान दिया, स्टेट प्रशासन नए कानून से उसको फिर से कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कानूनी अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाएंगे। सही कहा। और जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता है और कानून सम्मान नहीं बचा पाता तो आम आदमी का सर्वाइवल पूरी तरह से बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाता है। और इसी पॉइंट पर आती है हमारी तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग थीम, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रसोई तक उसका असर। जीएस पेपर 2 और 3 का परफेक्ट मिक्स। ये वही पॉइंट है जहां हमने शुरुआत की थी कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सीधे एक आम घर के बजट पर कैसे हमला करती है। सोचो, दुनिया में कोई उथल पुथल होती है और तुम्हारे घर के LPG महंगी हो जाती है। डेटा क्या कहता है इस पे? डेटा बताता है कि भारत हर साल लगभग $26.4 बिलियन की कुकिंग गैस इंपोर्ट करता है और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मैप पे मार्क कर लेना, बैच ज्योग्राफी में आएगा। और वहाँ वेस्ट एशिया में तो इस वक्त भयंकर युद्ध चल रहा है ना। बिल्कुल। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के एक वॉरशिप IRS देना को डुबो दिया है। इस एक इंसिडेंट ने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला दिया है। वेट, सच में? तो हमारे जो कमर्शियल शिप्स LPG लेकर आ रहे हैं उनका क्या? वो तो असुरक्षित हो गए होंगे। हाँ, और इसका इम्पैक्ट इतना डायरेक्ट है कि इंडियन नेवी को अपने वॉरशिप्स जैसे INS शिवालिक को उन LPG शिप्स के साथ एस्कॉर्ट के तौर पर भेजना पड़ रहा है। बाप रे, मतलब रसोई का चूल्हा जलाने के लिए समुद्र में नेवी की बंदूकों का पहरा लग रहा है। और भारत में आज भी 37% घर बायोमास या लकड़ी जलाते हैं। सही बात है। सरकार उनको LPG पर लाना चाहती है, पर पीछे सप्लाई चेन में इतनी बड़ी वॉर चल रही है। कूटनीति किसी शतरंज से कम नहीं है यहाँ। वही तो, अपने प्यादे बचाने के लिए दुश्मन के वजीर के साथ चाय पीनी पड़ती है। इसीलिए शायद हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर इस वक्त ब्रसल्स में हैं। हाँ, वो यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ इस ट्रेड रूट को सुरक्षित रखने के लिए चर्चा कर रहे हैं। हर मीटिंग का असर तुम्हारे सिलेंडर की कीमत पर पड़ेगा। और कूटनीति की शतरंज में एक और लंबा गेम चल रहा है, US इंडिया ट्रेड डील वाला इशू। ये डील बहुत टेक्निकल वजह से रुकी हुई है। अमेरिका अपना टैरिफ आर्किटेक्चर यानी आयात शुल्क कानून पूरी तरह बदल रहा है। 2026 में US सुप्रीम कोर्ट ने पुराने रेसिप्रोकल टैरिफ से रद्द कर दिए। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ समझते हैं आसान भाषा में? ये बेसिकली जैसे को तैसा वाली नीति थी ना। एग्जैक्टली। अगर इंडिया उनकी मोटरसाइकिल पर 50% टैक्स लगाता था तो US हमारे बादामों पर 50% टैक्स लगा देता था। पर अब ये सिस्टम हट गया है। तो अब नया सिस्टम क्या है? US ने सेक्शन 122 के तहत सभी देशों पर एक फ्लैट 10% का नया टैरिफ लगा दिया है। इसने ग्लोबल ट्रेड मैथ्स पूरी तरह उलझा दिया है। लेकिन मैंने पढ़ा था कि इंडिया ने यहाँ बहुत चतुराई दिखाई है। ऑयल क्राइसिस के टाइम इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना शुरू किया था ना। हाँ, और US ने तब इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया था। पर उस सस्ते रशियन ऑयल ने इंडिया को इकोनॉमी में एक बफर दिया, जिससे US को मजबूरन अपने कुछ पुराने टैरिफ्स कम करने पड़े। तो इस पे हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री का क्या स्टैंड है अभी? उनका स्टैंड क्लियर है कि जब तक अमेरिका बाकी देशों पर अपने टैरिफ स्ट्रक्चर को क्लियर नहीं करता, भारत कोई नई डील साइन नहीं करेगा। हमें देखना होगा कि नए सिस्टम में एक्चुअल फायदा मिल भी रहा है या नहीं। ये सावधानी बहुत जरूरी है बॉस, क्योंकि फरवरी में ही हमारा ट्रेड डेफिसिट $4 बिलियन तक पहुंच चुका है। हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम। और जब डेफिसिट इतना बड़ा हो तो अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ्स पर एक मीटिंग हमारे देश की इकोनॉमी और रोजगार के लिए क्रिटिकल हो जाती है। तो बैज, अब देखो कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर बाढ़, कटक का ICU शॉर्ट सर्किट, अदालतों में समन की लड़ाई और समुद्र में LPG एस्कॉर्ट करती नेवी। और इन सबको आपस में एक ही चीज जोड़ती है, और वो है देश की राजनीति और सत्ता। सही पकड़े। आखिर में सब चुनावी आंकड़ों का खेल है। राज्यसभा चुनाव के नए नंबर्स आए हैं ना। हाँ, एक पॉलिटिकल सिम्फनी चल रही है। राज्यसभा चुनाव में NDA ने बिहार की सभी 5 सीटें जीत ली हैं और ओडिशा में 3, जबकि BJD को ओडिशा में सिर्फ 1 सीट मिली है। बिहार वालों ध्यान रखना, 5 सीटें हैं। और हरियाणा में तो कांग्रेस सीधे इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है हस्तक्षेप के लिए। राजनीति हर मुद्दे पर हावी हो रही है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल से है, जहां आगामी असेंबली चुनाव के फेजेस में बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, पिछली बार वहां 8 चरणों में चुनाव हुए थे ना, उससे वायलेंस का विंडो बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। लंबे चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज को सांप्रदायिक भाषण और हिंसा भड़काने का ज्यादा वक्त मिलता है। इसलिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने 8 फेजेस की जगह चुनाव को सिर्फ 2 फेजेस में निपटाने का तय किया है। ये तो सीधा प्रशासनिक इंटरवेंशन है, ताकि हिंसा को रोका जा सके। लेकिन इस पूरे डिस्कशन से एक कट्टी सच्चाई सामने आती है यार। कैसी सच्चाई? मुद्दा चाहे ड्रेनेज फेलियर का हो या ट्रांसजेंडर राइट्स का या ट्रेड डेफिसिट का, आखिर में सब पॉलिटिकल पावर प्ले में सिमट जाता है। जिसके हाथ में सत्ता है वही तय करेगा कि अस्पताल का फायर सेफ्टी बजट क्या होगा या US डील साइन होगी या नहीं। एकदम सही कहा। इस चर्चा ने साबित कर दिया है कि फिजिकल गवर्नेंस, मानवीय सम्मान और ग्लोबल कूटनीति अलग अलग नहीं है। हमारा पूरा ढांचा बहुत फ्रेजाइल है। आम नागरिक बस इन बड़े फैसलों का असर झेलता है, और इससे एक बड़ा विचारोत्तेजक सवाल बनता है जो आज का हमारा क्लोजिंग थॉट होगा। मैं समझ रहा हूं तुम किस तरफ जा रही हो। जब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी गैस के सिलेंडर से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक किसी दूसरे देश के नेता या ग्लोबल डिप्लोमेसी तय कर रही है, तो क्या हम वाकई आजाद हैं? एग्जैक्टली। क्या आज के ग्लोबलाइज दौर में
एब्सोल्यूट नेशनल सॉवरेनिटी यानी पूर्ण राष्ट्रीय संप्रभुता सिर्फ एक भ्रम रह गई है, या हम बस एक लंबे ग्लोबल सप्लाई चेन के गुलाम बनकर रह गए हैं? ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल है। इसे डीप में सोचना पड़ेगा। तो बैच, इस सवाल के साथ आज का ये डीप डाइव यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है अगली बार जब गैस महंगी होगी या सड़क पर गड्ढे दिखेंगे तो तुम इस कॉम्प्लेक्स वेब को कनेक्ट कर पाओगे। यार ये सब पढ़ना इजी नहीं है, बट तुम यहाँ हो यही काफी है। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। कल भी मिलेंगे सेम टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना। चलो बाय।